नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने विरोधियों के होश उड़ा दिए, राजनीतिक पंडितों की बोलती बंद कर दी। हर कोई हैरान था ये सोचकर कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं हुआ। जिन ब्राह्मण और जाटों के बीच बीजेपी को लेकर नाराजगी की बात कही जा रही थी, वो आंकड़ों में क्यों नहीं दिखा। चुनाव में जिस समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति की बातें हो रही थी, आखिर नतीजों में वो क्यों नहीं बदली। लेकिन अब इन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। पता चल गया है कि जनता ने किसका साथ दिया और किस पर विश्वास जताया। ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के चला। तो देखिए, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी भी कह रही थी कि हमारी लहर चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रचंड बहुमत मिला वो मिला बीजेपी को। और कांग्रेस को तो आप देखिए, 97% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बीएसपी का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। एआईएमआईएम की बात की जाए तो 99% प्रत्याशियों की भी जमानत जब्त हो गई। 100 में से 99 जो उनके प्रत्याशी थे उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तो ये जो सियासी गणित है, ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये अब हम आपको समझाएंगे भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने किसको वोट दिया है, इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की स्टोरी क्या है, ये हम आपको बताएंगे। यूपी चुनाव की इनसाइड स्टोरी ये आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। किसने किसका साथ दिया ये बताएंगे। तो देखिए, ब्राह्मणों ने बीजेपी को झोली भरकर, मतलब वो बोलते हैं ना कि दिल खोलकर वोटिंग की। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी की बात गलत निकली। कहा जा रहा था कि योगी जी को ब्राह्मण पसंद नहीं करते, तो ये बात भी गलत साबित हो गई। कुल ब्राह्मण वोटों में से 89% ने बीजेपी पर भरोसा जताया। जी हां, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया। एक बार फिर आपको बताते, देखिए ये उत्तर प्रदेश चुनाव की इनसाइड स्टोरी है। 87% राजपूत बीजेपी के साथ हैं। कई दावे किए जा रहे थे कि ब्राह्मण वोट बैंक नाराज चल रहा है बीजेपी से, राजपूत वोट किसको देंगे। तो ये देखिए, ये यहां पर आ गया है। कुल यादव वोटर में से 83 समाजवादी पार्टी के साथ है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को बचा पाई। 2022 में सिर्फ 33% जाट समाजवादी पार्टी के साथ रहे। जो कहा जा रहा था कि आरएलडी साथ में है तो जाट जो है वो बीजेपी की खाट उखाड़ देंगे, ये कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाटों की बीजेपी से नाराजगी नहीं, ये इनसाइड स्टोरी में अभी डिटेल से आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि समीकरण क्या बैठे। बीएसपी कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक छिटक कर एसपी के पास चला गया, ये भी तय हो गया है वोटिंग से। उसके साथ ही ये भी आपको बता रहे, करीब 80% मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ में रहे हैं, ये तय है। ये स्पष्ट हो गया है कि जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाई, समाजवादी पार्टी के पास वो पहुंचे और 80% मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया। हालांकि पिछली बार से बीजेपी का 1 या 2% वोट परसेंटेज बढ़ा है मुस्लिमों की तौर पर अगर देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, माहौल एक जो बनाया जा रहा था कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, उनको वोट नहीं देंगे। तो लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। और इसके साथ ही कुल यादव वोटर में से 83% समाजवादी पार्टी के साथ रहे। 2022 में सिर्फ 33% जाट समाजवादी पार्टी के साथ में आए हैं। और अच्छी खासी संख्या जो जाटों की है वो बीजेपी के साथ में भी रही और बीएसपी के साथ में भी रही। बता रहे हैं आपको, ये इनसाइड स्टोरी है, डिटेल में अभी और बताएंगे, एक एक जानकारी आपको देंगे जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आखिर हुआ क्या। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो दावे क्यों धराशायी हो गए, हर एक गणित आपको समझाएंगे। और ये गणित आपके लिए समझना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि बहुत से भ्रम फैलाए जा रहे थे कि कोई किसी से नाराज हो गया, ब्राह्मण नाराज हो गए, राजपूत नाराज हो गए, जाट नाराज हो गए। तो वो हम डिटेल में अब यहां पर आपको बताते हैं। और देखिए, ये आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब इस ग्राफिक्स को समझिए, आप सब समझ जाएंगे। ये देखिए, इधर आइए, ब्राह्मणों की बात करते हैं तो कुल वोटर जो उत्तर प्रदेश में है उसमें 7% भागीदारी है ब्राह्मणों की।
7%। अब बीजेपी को कितने परसेंटेज वोट मिले, तो ये देखिए बीजेपी को 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया है। ये वो आंकड़ा है, ये बीजेपी को 89% वोटरों ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6% वोट गए हैं ब्राह्मणों के, ये समाजवादी पार्टी का आपको बता रहे हैं। बीएसपी को 0, यानी आप मानिए 1 से भी कम। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 1% भी वोट यहां पर नहीं मिला है। और ये आप समझिए सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी की तरफ से सबसे अगुवा रहते थे, पूरी जिम्मेदारी उनको चुनाव की दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए ब्राह्मण वोट बैंक बीएसपी से दूर रहा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 1%। ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। सर आइए। सर, बहुत सारी बातें की जा रही थी कि देखिए ब्राह्मण वोट बैंक नाराज है, रूठ गया है, ये जानकारी दी जा रही थी, लेकिन यहां पर देखिए जो आंकड़ा बता रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों की बात मैं आपसे करूंगा। ब्राह्मण कुल 7% वोटर उत्तर प्रदेश में, उसमें 89% बीजेपी के पास जाते हैं, 6% समाजवादी के पास, बीएसपी के पास 1% भी नहीं और कांग्रेस के पास महज 1%। इसके पीछे का कारण देखिए, एक तो पहले से मैं इस डेटा से थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि ये आपने दिया है लोकनीति सीएसडीएस का है, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या अभी तक जितने भी अलग अलग सर्वेज हैं उसमें 11 से 14% है। जो अगड़ी जातियों में सबसे बड़ा समूह है वो ब्राह्मणों का है। और अगर हम जातीय तौर पर कहें तो मुसलमानों के बाद हिंदुओं में सबसे बड़ा समूह है उत्तर प्रदेश में। और निश्चित तौर पर उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, इस बार शायद ही कहीं किसी दूसरी पार्टी को मत मिला हो। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि एक जो नैरेटिव खड़ा किया गया, बीच में वो विकास दुबे जैसा फैक्टर या कुछ और बातें जोड़ी गई कि योगी जी के ऊपर जो आरोप है जिस तरह की राजनीति का, उन सब को दरकिनार करके, और उसके पीछे एकमात्र अगर वजह आप कहेंगे तो जो नेशनल नैरेटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी रही। और इसीलिए ब्राह्मण को, और जो बात की जा रही थी नाराजगी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थोड़ी नाराजगी है क्योंकि वहां ठाकुरवाद ज्यादा हावी रहता है, तो ब्राह्मणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यहां परिस्थिति बदल गई। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक मतलब एक सीमित दायरे की चीज उसको उठाकर पूरे प्रदेश में करने की कोशिश की गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आते हैं, और गोरखपुर में जो वहां मठ और हाथे की लड़ाई चलती है, हाथा मतलब हरिशंकर तिवारी का घर, उनके बीच की लड़ाई को कोशिश की गई कि पूरे प्रदेश में कहा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। और योगी आदित्यनाथ के साथ भी ब्राह्मणों ने खूब जमकर मत दिया, या यूं कहें कि पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं ने एक साथ वोट किया, वरना हर जिले में सबसे बड़ी लड़ाई तो उन्हीं की थी। अच्छा, हाथी तो 2 चाल इस वक्त चल रहे थे। एक तो सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां पर संभाल रहे थे और कहा जा रहा था कि वो वोट बैंक थोड़ा बहुत ब्राह्मणों का लेकर लाएंगे, लेकिन बीएसपी के साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। गर्मी भले है, लेकिन अब ठंडे दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या बहुजन समाज पार्टी वहां पहुंच गई है जहां वो अपने उन नारों के साथ शुरू हुई थी, जिसमें वो बहुत तीखे नारे दूसरी जातियों के लिए लगाती थी। क्या अब बहुजन समाज पार्टी नए सिरे से अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, और उसको ये दिखाना होगा कि कम से कम हम अपना जो वोट बेस बैंक है उसको तो लेके चलेंगे, क्योंकि उनका बेस ही खत्म हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों ने कतई भरोसा नहीं किया, और इस वजह से जो दूसरी जातियां थी वो भी नहीं जुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में मनीष यादव भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मनीष, बहुत कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि नाराजगी है ब्राह्मणों की योगी जी से और इसीलिए वोट नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि एक तरफा वोट बीजेपी को गया है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव सेट किया गया कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वास्तव में ऐसा था नहीं। कभी कोई ब्राह्मण विरोधी काम सरकार की तरफ से हुआ हो, ऐसा वोटर्स के मन में कहीं नहीं था। वोटर्स चाहे वो ओबीसी तबके के हों, दलित तबके के हों या ब्राह्मण तबके के, वो लगातार योगी की कार्यप्रणाली को पसंद कर रहे थे। जो राशन की योजना थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो यूपी में माहौल था उसे दुरुस्त करना हो, उन सारी चीज़ों को पसंद कर रहे थे। और नतीजे ये बताते हैं कि वाकई ये सारी चीजें सही थी। हालांकि अब हमारी विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई, ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि ईवीएम कई जगह बदली गई, जिसके चलते ऐसे नतीजे आए। तो सच्चाई को अस्वीकार न करने की जो कवायद है वो विपक्ष करता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहा है।
अपनी जो समीक्षा होती है, हार के बाद कोई विपक्षी दल समीक्षा करता है, उसमें जो कारण आते हैं उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, तो उनसे बेपरवाह और अभी भी बने हुए हैं। जनादेश को स्वीकार करने के बजाय ईवीएम के मत्थे वो दोष पूरा मरने की कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश प्रकाश जी बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत कर देते हैं। राकेश जी तो अभी से ही मुस्कुराने लगे ये खबर सुन के, लेकिन ये सतीश जी से मैं पूछ लेता हूं थोड़ा सा। सतीश जी देखिए, मिश्रा जी पुरजोर तरीके से लगे थे, जनता के बीच जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कुछ तो ब्राह्मण वोट बैंक जरूर बीएसपी के साथ में होगा, लेकिन अभी ये आंकड़े बता रहे हैं कि पूरी तरह से छिटक गया। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए सर, राजनीति में जब आप सफल होते हैं हाँ। तो जो आपकी टैक्टिक्स होती है, जो आपकी पॉलिटिक्स होती है, उसको लोग अच्छा मानते हैं। हाँ। लेकिन राजनीति में जब आप असफल हो जाते हैं तो जो आपकी अच्छाइयां होती है वही आपकी कहीं ना कहीं खामियां बन जाती है। हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से वोट शेयर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हालात बने, आपको एक बात मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे मन से और पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में, जनमानस के बीच में गई। लेकिन ये एक राजनीतिक साजिश के तहत कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया। हाँ। उस गलत जो नैरेटिव क्रिएट किया गया उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स है, देखिए मुस्लिम पॉलिटिक्स में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। कि बहुत सारी चीजें रही, हमने 137 मुस्लिम उम्मीदवार दिए और बहुजन समाज पार्टी जब कोई कैंडिडेट देती है, दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते। हाँ। बहुजन समाज पार्टी खुद उसका इतना बड़ा वोट बैंक है कि जो वो उम्मीदवार को कहीं ना कहीं 40 से 50 हजार वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह के हालात बने, देखिए उत्तर प्रदेश में हमको इस बात का मालूम था। हाँ। हमसे एक छोटी सी चूक जरूर हुई। हमको लगता था कि जो बात हम कह रहे हैं, जनमानस के जो मुद्दे हैं, महंगाई एक मुद्दा बनेगा और जो आपका बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगा। अगर हाथरस में बीजेपी जीत रही है और हाथरस की घटना घटी ना, अगर उन्नाव में बीजेपी तो मतलब जनता के बीच पकड़ नहीं बना पाए, आप मुद्दे नहीं पहुंचा पाए ना। अच्छा, एक बार राकेश त्रिपाठी जी से भी इस पर एक रिएक्शन लूंगा। राकेश त्रिपाठी जी देखिए, सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे तो ब्राह्मण वोट बैंक की सबसे पहले बात की जा रही है और ये कहा जा रहा था कि कुछ नाराजगी है ब्राह्मणों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन वो पूरी तरह से यहां पर इग्नोर हो गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बार बार चर्चा में हम इस बात को कहते रहे कि उत्तर प्रदेश की जो एक छवि बना करके पिछले सपा बसपा शासनकाल में रखी गई थी कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बनाए बिना कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। और इसीलिए कभी एमवाई के समीकरण गढ़े जाते हैं, कभी जय भीम जय मीम के नारे गढ़े जाते हैं, कभी तिलक तराजू और तलवार के नारे गढ़े जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन को अभी अगर विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा तो ऐसे ही मुंह की खाता रहेगा। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब 2022 के चुनाव स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारा केवल यही है। आप जब तक उत्तर प्रदेश को कास्ट के आधार पर बांट कर देखते रहेंगे तब तक क्राइम और करप्शन की पॉलिटिक्स हावी रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इसीलिए आज आप पूरी अपनी टैली देख रहे हैं तो पूरी टैली में हर जाति वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को प्रभावी वोट मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भूख सबकी एक तरह की होती है, आवाज जिसका भी उसके फूस का हो, छप्पर का हो और पानी चूता है, तो बच्चों की पीड़ा सबकी एक तरह की होती है। यादव की पीड़ा अलग होगी, कुर्मी की पीड़ा अलग होगी, ब्राह्मण की पीड़ा अलग होगी और राजपूत की पीड़ा अलग होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमने इसलिए गरीब वर्गों को विशेष तौर पर टारगेट करके जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, उनकी नीतियां, उनकी योजनाएं हमने गरीब वर्ग तक पहुंचाने का काम किया। पिछली सरकार ने जिस तरह से उस पर रोड़े अटकाने का काम किया था, बाधाएं उत्पन्न करने का काम किया था और योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे उसको डिलीवर करने का काम किया, जनता ने भरोसा किया और इसी कारण से इतना प्रचंड जनादेश हमको मिला है। हम इस प्रचंड जनादेश का बहुत सम्मान करते हुए फिर जाति और मजहब से ऊपर उठ करके जो गरीब है, जो जिसको वास्तविकता में सरकार की कार्यक्रमों की आवश्यकता है, योजनाओं की आवश्यकता है, उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे, उसे अब योजनाओं का लाभ दिला करके रहे। ठीक है, ये ब्राह्मण वोट बैंक की यहां पर तो बात हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और भी हम आपको बताते हैं कि बाकी जो वोट परसेंटेज है वो किसकी तरफ गया है। ये बात तय हो गई कि ब्राह्मणों ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिया है, लेकिन अब आगे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि राजपूत और ठाकुर का जो वोट है, परसेंटेज है, वो किसकी तरफ जाता हुआ नजर आया इस 2022 के चुनाव में। तो यहां पर आप देखिए, राजपूत वोट परसेंटेज की बात की जाए तो सीएसडीएस की तरफ से, जो लोक नीति सीएसडीएस की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, वो भी ओवरऑल 7% है यूपी में और वो भी 87% गया है बीजेपी के पास, 7% समाजवादी पार्टी के पास,
बीएसपी के पास 2% और कांग्रेस के पास 1% गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह भी कम हुआ है क्योंकि 2017 में 11% था, लेकिन अब सिर्फ 7%, और बीजेपी का वो बढ़ गया 2017 में 70% से वो सीधे 87% हो गया। ये राजपूत वोट बैंक की बात की जा रही है, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो वोट जुड़े हैं, उन वोटों को भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जो नरेंद्र मोदी के वोट थे वो इंटैक्ट हैं, और जहां पर कई जगहों पर जहां ये लगता था कि किसी जाति के कम वोट आ रहे हैं या उनके वोट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिहाज से बदलते हैं, वो वोट भी इस बार दिखे हैं। और राजपूतों का बहुतायत वोट वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में दिख रहा है। ये साफ स्पष्ट यहां पर नजर भी आ रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, ये वोट परसेंटेज भी आपका बढ़ गया, 2017 में 70 था लेकिन इस बार 87 पहुंच गया, और सपा का आपने कम कर दिया। नहीं, देखिए, सपा लगातार एक प्रोपेगेंडा फैलाती रही, उसमें बसपा भी साथ में रही है कि योगी आदित्यनाथ जी की जाति क्षत्रिय है और वो क्षत्रिय बिरादरी के नाते उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके कुछ लोगों को बचाने का काम करते हैं और कुछ जातियों के साथ अलग भाव रखने का काम करते हैं। हम बार बार ये कहते थे कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बार बार हम कहते थे कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के नाते पूरा पूर्वांचल नहीं बल्कि आप नेपाल तक देखेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश उनको एक महंत के नाते जानता है, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के नाते जानता है। और जब जब आप उनकी जाति बताने की कोशिश करते हैं, तब तब आप हिंदू जनमानस का अपमान करने की कोशिश करते हैं, और इसकी प्रतिक्रिया हुई है। इसीलिए आज संपूर्ण हिंदू जनमानस ने जिसने जिसने जब जब जाति बताने की कोशिश की, उतना उतना वोट उसने कम करने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सालों के बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है, उसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी है, और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हर चुनाव में हो जाया करता था। लेकिन 2022 के इस चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी एक फैक्टर के रूप में निकल करके सामने आया। सरकार की नीतियों पर सबका भरोसा हुआ, और विपक्ष की ये जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स थे ना, इस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ है। ये जितना हमलावर हुए, विशेष करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार के निचले स्तर की टिप्पणियां की गई, मैं उन टिप्पणियों को मैं चाहता हूं कि अब चुनाव बीत गया है, उन टिप्पणियों को भुला दिया जाना चाहिए, अब उनका जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातों के कारण ही कहीं ना कहीं विपक्ष को हानि हुई है। मैं आज देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के 97% लोगों की जमानतें जब्त। बिल्कुल, ये आकलन करना पड़ेगा कि जितना जहर उगलने का काम आप करेंगे, उतना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये मैं सतीश जी से भी जानना चाहता हूं। सतीश जी, क्या यही एक बड़ी वजह रही कि जो पिछले 2017 में 9% ठाकुर वोट आपके पास गया था, अब वो सिमट के 2% तक रह गया? नहीं, देखिए, यही तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अभी राकेश त्रिपाठी जी ने ये बात कही कि गरीब की कोई जाति नहीं है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सिर्फ गरीबी में ही पैदा होती है, और गरीब के पास सिर्फ पेट ही थोड़ा ही होता है, उसके पास दिमाग भी होता है ना, उसका भी एक स्वभाव होता है ना। अब गरीब की वोट लेने के लिए आपको राशन चाहिए, वो राशन से वोट दे देगा, और अगर राजपूत की वोट चाहिए तो वहां राशन काम नहीं करेगा, वहां सम्मान की बात होगी। योगी जी को बीजेपी इसलिए देती, बीजेपी को जो राजपूत समाज जो है वो इसलिए वोट दे रहा है कि उसका सम्मान की लड़ाई है, उसकी जाति की लड़ाई है, उसके मुख्यमंत्री के अस्तित्व की लड़ाई है। ये दो चीजें के नैरेटिव क्रिएट करना कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाना है। राशन अगर सबकी जरूरत है तो मैं मानता हूं कि जो राजपूत जाति है उसको राशन की जरूरत नहीं है, उसको सम्मान की जरूरत है, लेकिन दो नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सकते ना। एक तो सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो राशन के नाम पर बीजेपी को वोट देगा, ये मेरा सवाल बना रहेगा। उसका भी सम्मान की बात होनी चाहिए ना। कहीं ना कहीं आप गरीब का मजाक उठा रहे हैं ना, 5 किलो राशन दे करके। सतीश जी सुनिए, कुछ कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, जरा सुन लीजिए उन्हें। हाँ जी, नहीं, सतीश जी की ये बात ठीक है, और इसमें कहीं कोई इसको झुठला नहीं सकता कि जो सवर्ण कही जाती हैं जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, वो ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। पिछड़े भी जो यादव और पटेल हैं वो भी लगभग इन्हीं की तरह की स्थिति में हैं, लेकिन पिछड़ों में और दलितों में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत खराब है, बहुत कमजोर है। अब लेकिन ये सतीश जी जो कह रहे हैं, ये न समझ में आने वाली बात है कि सम्मान की जरूरत सिर्फ राजपूत को होगी, दलित को नहीं होगी। मुझे लगता है कि जब आप सम्मान की बात कहते हो तो वो सम्मान क्या होता है? सम्मान की बात ये होती है कि अगर आपको एक छत मिल जाए, आपका अपना घर हो, तो वो भी सम्मान है।
अगर आपकी जो स्थिति है उस समय सरकार आपके साथ खड़ी दिखे तो वो भी सम्मान है। अगर आपको शौचालय मिलता है, क्योंकि राजपूत के घर में तो शौचालय था, दलित के घर में नहीं था, तो सबसे ज्यादा उन्हीं का सम्मान हुआ। मुझे लगता है ये कम से कम कहना ये ठीक नहीं है कि दलितों को सम्मान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ राशन की होती है। दलितों को भी सम्मान की जरूरत होती है। राजनीतिक नजरिया बदलना चाहिए देखने को। हाँ, सतीश जी मानते हैं? नहीं, देखिए दलितों के सम्मान को सीधा सीधा अगर आप शौचालय से जोड़ेंगे हाँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए घोर आपत्तिजनक है। देखिए, आपको मुख्यमंत्री बनाना था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उन तमाम खामियों के ऊपर चर्चा होगी, निश्चित रूप से चर्चा होगी। बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत करी। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन बुला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे पहले शुरुआत की, उसके बाद में हम सम्मेलन नहीं कर पाए, इन कारणों के ऊपर चर्चा होगी, निश्चित रूप से चर्चा होगी। मतलब कोई काम अगर शुरू किया जाए तो उसको अंत तक जारी रखें। ऐसा ना हो कि शुरुआत में एक ब्राह्मण सम्मेलन किया, उसके बावजूद भी देखिए कि बिल्कुल वोट परसेंटेज आपका नहीं गया, जो आंकड़े यहां पर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बात कर लेते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसी धुरी रही जहां पर हर कोई, शुरुआत जहां से हुई और हर किसी का टारगेट वही था कि भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि किसानों की नाराजगी है, जाटों की नाराजगी है, ये भी आ रहा था। तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। बात अब जाट वोट बैंक की करते हैं। जाट वोट बैंक की बात की जाए तो 2% है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस 2% में से भी 54% बीजेपी के पास गया, और यह बड़ा है। 2017 में 38% जाट वोट गए थे बीजेपी को, अब 38 से वो आंकड़ा बढ़कर हो गया है 54 का। और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो 2017 में 57% जाट वोटरों ने समाजवादी पार्टी को पसंद किया था, लेकिन 2022 में वो कम हो गया और 57 से वो 33% रह गया। और ये बढ़ गया बहुजन समाज पार्टी का 3% से 12%। जो जाट वोटर हैं उन्होंने 2022 में बीएसपी का रुख किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से यहां पर नकारते हुए नजर आए। ये भी एक आंकड़ा यहां पर है। इस पर सबसे पहले आपका कमेंट, क्योंकि जाटों की नाराजगी की बात बीजेपी से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। और जब हम कहते हैं कि जाट नाराज था, तो ये सवाल भी पूछना चाहिए कि आखिर जाट नाराज क्यों था। अगर हम जाट नाराज राकेश टिकैत जैसे आधारहीन नेता की वजह से कहते हैं, आधारहीन मैं इसलिए कह रहा हूं हाँ। कि वो बाकायदा विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़कर तीसरे चौथे स्थान पर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए उनकी जो हैसियत है वो 6-7 हजार मतों की थी, जो कई जिलों में ढेर सारे निर्दल प्रत्याशी जीत जाते। तो मुझे लगता है कि जाटों को लेकर किसान आंदोलन की बुनियाद पर एक फर्जी माहौल बनाया गया, और उस फर्जी माहौल में कोशिश की गई कि देखिए पूरा पश्चिम नाराज है, जाट सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। ये लोग नहीं सोच रहे थे कि चौधरी अजीत सिंह को हराकर डॉक्टर संजीव बालियान वहां सांसद बनते। ये लोग नहीं सोचते कि मुजफ्फरनगर की सीट पर जब जब जाट भाजपा के साथ रहा तब तक वो संसद में पहुंचा, और इसका असर पड़ा। हाँ, एक बड़ा वर्ग उस मोमेंटम की वजह से, उस आंदोलन की वजह से मुसलमानों के साथ गया, और मुझे लगता है कि जो मुसलमान एक साथ गए उसका असर हमें नतीजों में देखने को मिला। उसकी वजह से भले कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ, फिर भी उतना नहीं हुआ जो बताया जा रहा था। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जब जाटों की बात की जा रही है तो राकेश जी, बहुत एक खबर आ रही थी कि जाट इतने नाराज हैं कि इस बार बीजेपी की खाट खड़ी कर देंगे, इस तरह के भी बयान आए और काफी बयानबाजी हुई। लेकिन यहां पर तो आपने 38 से 54% वोट परसेंटेज बढ़ा लिया अपना। देखिए, आप क्योंकि जाति के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए इस बात को कहूंगा, और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन में सबको साथ लेकर चलने की बात, हमने सभी जाति मजहब के लोगों को साथ जोड़ने के लिए उनके संवाद भी किया है। आपने देखा है कि किस प्रकार से स्वयं गृहमंत्री जी ने संवाद करने का काम किया है, अलग अलग वर्ग के साथ, चाहे वो प्रोफेशनल्स के साथ हो, किसानों के वर्ग के साथ हो, या अधिवक्ताओं के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो, बुद्धिजीवियों के साथ हो, अलग अलग वर्ग के साथ बैठे हैं। हमने क्लास वाइज लोगों के साथ भी चर्चा की है, उनकी समस्याओं को समझा है, उनके लिए भाजपा के मन में योजनाएं क्या है उनके संदर्भ में बात किया। बावजूद इसके पूरे चुनाव को कैसे जाति पर ले जाया जा सके, कैसे जाति व्यवस्था फैलाई जा सके, जाति गोलबंदी की जा सके, विपक्ष ने प्रयास किया। अब एक बहुत रोचक आंकड़ा है। नहीं, लेकिन ये आंकड़े अगर देखे जाए तो बहुत कुछ ये कहते हैं, क्योंकि मौर्य जी काफी दावे कर रहे थे कि हमारे आने से हवा बदल जाती है, लेकिन देखा जाए तो मौर्य, कुशवाहा, सैनी, ये वाला वोट परसेंटेज भी है, तो ये भी समाजवादी पार्टी का बेहद कम रहा और बीजेपी का बहुत ज्यादा रहा। जी
जी, वक्त एक की बात कमी है जोड़ने राकेश के जी, बाद- इसीलिए मेरे को हाँ, विराम राकेश- लगाना होगा, राकेश माफ टिकैत- कीजिएगा। राकेश टिकैत जी की बात की। हाँ। राकेश टिकैत जी के बूथ पर 521 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, हाँ। और वहां 185 चलिए, वोट मिले हैं आरएनडी ठीक है, को, कहा जिनका वक्त वो की समर्थन कमी है, कर रहे थे। इसलिए विराम यहां पर लगाना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और गहराई से विश्लेषण भी करने के लिए। यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहें टाइम्स नाउ भारत के साथ।